हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो हम सभी ह्यूमन बींग्स अलग अलग टाइप ऑफ रिस्क से जो है घिरे पड़े हैं। हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आ जाए, हो सकता है कि आग लग जाए। तो आग लग जाने से क्या होता है कि हमारे जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको नुकसान होता है। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, आग लग जाती है। इलेक्ट्रिक जो है वहां पर शॉक हो गया, आग लग जाती है। या फिर मशीनरी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते चलते जो है वहां पर आग लग जाती है गाड़ी में। तो इस आग लगने से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं? फायर इंश्योरेंस लेते हैं। तो फायर इंश्योरेंस क्या हो गया? कवर डैमेज एंड लॉसेस कॉज्ड बाय फायर। आग लगने की वजह से जो भी आपको नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उस डैमेजेस को कवर करने के लिए जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको हम फायर इंश्योरेंस कहते हैं। तो फायर इंश्योरेंस क्या हो गया? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड। यानी कि ये जो फायर इंश्योरेंस है क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो पर्सन फायर इंश्योरेंस ले रहा है और एक इंश्योरेंस कंपनी होगी, उन दोनों के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड, यानी कि जो इंश्योर्ड है, जिसने फायर इंश्योरेंस लिया, वो प्रीमियम देगा किसको? इंश्योरर को, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरर क्या करेगा? अंडरटेक्स टू कवर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड अप टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। यानी कि जितने भी अमाउंट के लिए इंश्योर्ड ने पॉलिसी परचेज की थी, उतने अमाउंट तक का अगर लॉस होगा तो जो इंश्योर है यानी इंश्योरेंस कंपनी है, वो उस लॉस को कवर करेगी। अगर वो लॉस फायर की वजह से हो रहा है, आग की वजह से होता है, तो द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर विच इट इज टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो नॉर्मली 1 साल तक के लिए जो है वहां पर ली जाती है। यानी कि 1 साल के लिए 2023 से लिया और 2024 यानी कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के लिए अगर आपने लिया है, तो इस 1 साल में अगर फायर की वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को डैमेज होती है, तो जितना भी नुकसान होगा, जितना भी डैमेज होगा, वो नुकसान फायर इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है वहां पर पे करेगी, कंडीशन कि आपने उतने का पॉलिसी परचेज किया रहा हो। क्लियर? द प्रीमियम मे बी पेड आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। तो जो प्रीमियम होता है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो जो इंश्योर्ड है वो चाहे तो इकट्ठे दे दे, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम को पे कर सकता है। क्लियर? तो फायर इंश्योरेंस आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि फायर इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, जहां पर जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम पे करता है और जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो फायर से जो इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी होती है उसको कवर करती है। अगर फायर से कोई भी लॉस होगा, कोई डैमेज होगा इंश्योर्ड को, तो उसको जो है कवर करेगी कौन? फायर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कवर करेगी। और ये इंश्योरेंस कंपनी, जो फायर इंश्योरेंस होता है, वो 1 साल के लिए होता है। उसके बाद इसको आपको हर साल रिन्यू करवाना होता है। क्लियर? जैसे आपने व्हीकल में देखा होगा, गाड़ियों में, कि हर साल आपको जो है वहां पर इंश्योरेंस को रिन्यू करवाना होता है, उसी तरीके से फायर इंश्योरेंस भी हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। और जो प्रीमियम होता है फायर इंश्योरेंस का, वो चाहे आप इकट्ठे दे दें, चाहे आप हर महीने दें। फायर इंश्योरेंस में जो क्लेम है, यानी कि अगर फायर से जो है नुकसान हुआ, लॉस हुआ, और अब आप जो है क्लेम लेने जा रहे हैं, तो वो क्लेम जो है 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है। ए क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई दी फॉलोइंग कंडीशन। पहला, देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस एंड फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड अनइंटेंशनल। यानी कि फायर की वजह से एक्चुअल लॉस वहां पे होना चाहिए, और साथ ही साथ जो फायर लगी है, जो आग लगी है, वो एक्सीडेंटल हो और अनइंटेंशनल हो। ये नहीं कि आपने जो है अपने घर का जो है वहां पर फायर इंश्योरेंस लिया और खुद ही जो है घर को आग लगा दिया। ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंटल फायर होना चाहिए और वहां पर कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होना चाहिए। नुकसान जितना होगा उतने की ही भरपाई यहाँ पर होती है, तो इसलिए एक्चुअल लॉस वहां पर होना चाहिए, जिसको आप कैलकुलेट कर सकें। और जो फायर है वो एक्सीडेंटल होना चाहिए और अनइंटेंशनल होना चाहिए, तो ही जो है फायर इंश्योरेंस के तहत जो है आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ियों में भी होता है कि गाड़ी आपने जाके खुद ही जाकर जानबूझ कर ठोक दी, या फिर आप शराब पीकर जो है गाड़ी चला रहे थे, तो ऐसे में जो है वहां पर आपको क्लेम नहीं मिलता है। तो सिमिलरली फायर इंश्योरेंस में भी यहाँ पर है कि एक्चुअल लॉस होना चाहिए और फायर जो है वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, अनइंटेंशनल होना चाहिए, तभी जो है वहां पर इंश्योर्ड को क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। अब इसी तरीके से सपोज करिए कि यहाँ पर बात हो रही है फायर की। अब कोई चीज है, ओवर हीटिंग की वजह से जो है वहां पर डैमेज होता है। ठीक है? ओवर हीटिंग यानी कि आग नहीं लगी है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, उसकी वजह से अगर जो है वहां पर नुकसान होता है, तो इस केस में फायर इंश्योरेंस में इंश्योर्ड को क्लेम नहीं मिलेगा। इफ ओवर हीटिंग विदाउट इग्निशन कॉजेज डैमेज, आग नहीं लगी लेकिन गर्म बहुत ज्यादा हो गया, आग नहीं लगी, बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से नुकसान हुआ, तो ये फायर इंश्योरेंस के तहत नहीं आएगा। इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ फायर लॉस विद इन द मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग जो है ये फायर लॉस नहीं होगा, एंड द लॉस विल नॉट
नॉट बी रिकवरेबल फ्रॉम द इंश्योरर। तो इंश्योरेंस से यानी इंश्योरेंस कंपनी से आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फायर इंश्योरेंस का यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर ले इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, मेन एलिमेंट्स की इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। तो जो प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के वो सभी प्रिंसिपल्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दो तीन इंपॉर्टेंट मेन एलिमेंट्स हैं फायर इंश्योरेंस के, वो आपको ध्यान रखना है। पहला कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। यानी कि जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस लिया है, फायर इंश्योरेंस लिया है, उसका जो है अपनी प्रॉपर्टी में या फिर जिस चीज का भी उसने इंश्योरेंस लिया उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें आग लगने से उसका फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, तभी उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहा जाएगा। तो ऐसे केस में जो है वहां पर आपको जो है क्लेम नहीं मिल पाएगा। क्लियर? तो ए पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ही ओन्स, ए बिजनेसमैन हैज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज स्टॉक, प्लांट, मशीनरी एंड बिल्डिंग, ए पार्टनर हैज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो यानी कि जो भी फायर इंश्योरेंस ले रहा है और जिसकी चीज के लिए फायर इंश्योरेंस ले रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर? आप जो है अपने घर का इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपका वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। अब जैसे कि आपने जो है किसी दूसरे के घर के जो है फायर इंश्योरेंस ले लिया है, तो इसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके लॉस होने से, उस घर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के लॉस होने से आपका वहां पर कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो ऐसे केस में फायर इंश्योरेंस वहां पर वैलिड नहीं होगा। क्लियर? तो फायर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि आप अपने घर का इंश्योरेंस ले रहे हो, फायर इंश्योरेंस ले रहे हो, तो वहां पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आपके घर के, आपके प्रॉपर्टी के अगर नुकसान होगा तो वहां पर आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, तो ऐसे में आपको वहां पर फायर इंश्योरेंस मिल जाएगा, वो फायर इंश्योरेंस वैलिड होगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इसी तरीके से जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज सिमिलर टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि अबेरी में फिदे, यानी कि यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे वो इंश्योर्ड हो, वहां पर उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। द इंश्योर्ड शुड बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस, यानी कि जो इंश्योर्ड है, जो पर्सन जो फायर इंश्योरेंस ले रहा है, उसको सभी चीजें, सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर्टी से लेकर रिलेटेड जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को वहां पर बतानी चाहिए। और वहीं पर द इंश्योरेंस कंपनी शुड आल्सो डिस्क्लोज द फैक्ट्स ऑफ द पॉलिसी टू द प्रपोजर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को भी फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो प्रपोजर को, यानी कि इंश्योर्ड को बतानी चाहिए। उसमें से कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए कि कौन सी केस में सपोज करिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने वहां पर एक क्लॉज डाल दिया है कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से फायर लगता है तो उस केस में उसको क्लेम नहीं मिलेगा, तो ये बात जो है इंश्योर्ड को पता होनी चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी को ये बात इंश्योर्ड को बतानी चाहिए। तो दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ। तो यहाँ पर क्या है कि सभी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर डिस्क्लोज करनी चाहिए, कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए, अच्छी भावना से काम करना है। थर्ड है द इंश्योरर इज लायबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द डैमेज और लॉस। तो फायर इंश्योरेंस में आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर फायर की वजह से, आग लगने की वजह से नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, तो ही फायर इंश्योरेंस के तहत आपको जो वहां पर क्लेम मिलेगा, वरना आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि ओवर हीटिंग की वजह से डैमेज हुआ है तो वहां पर आग नहीं लगी, इग्निशन नहीं हुआ, तो इस केस में वहां पर क्लेम नहीं मिलेगा। इसी केस से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फायर इंश्योरेंस का, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का हमने पहले बताया है कि जितना नुकसान हुआ है उतने की ही भरपाई होगी। क्लियर? तो यह फायर इंश्योरेंस में भी एप्लीकेबल होता है कि आग लगने की वजह से जितना भी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है सिर्फ उतने का ही नुकसान होगा। आपके घर की कीमत जो है 1 करोड़ रुपए थी, आपने 1 करोड़ का फायर इंश्योरेंस लिया था, लेकिन अगर नुकसान सिर्फ 10 लाख का हुआ है तो 10 लाख ही मिलेगा, चाहे आपने 1 करोड़ का वहां पर इंश्योरेंस लिया हो, फायर इंश्योरेंस लिया हो। क्लियर? द इंश्योर्ड कैन इन द इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योरर, दिस इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड। तो चाहे आपने 1 करोड़ का आपने फायर इंश्योरेंस लिया था, अगर 1 करोड़ का नुकसान होगा तो वहां पर 1 करोड़ तक का आप रिकवर कर सकते हो। अगर 10 लाख का हुआ तो 10 लाख ही आपको मिलेगा, चाहे आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हो। तो ये जो है इंडेमनिटी होती है। क्लियर? तो जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर भी बताया गया है कि इफ अ पर्सन हैज इंश्योर्ड हिज हाउस फॉर 4 लाख, द इंश्योर इज नॉट नेसेसरली लायबल टू पे द अमाउंट although the house may have been totally destroyed by fire, but
he will pay the actual loss after deducting depreciation within the maximum limit of 4 lakh. The purpose of being that a person should not be allowed to gain by insurance. तो इसका यहाँ पर इंडेमनिटी का मेन मोटिव क्या होता है कि इंश्योरेंस की वजह से किसी को प्रॉफिट गेन करने का मौका न मिले, जितने का नुकसान हुआ है, जितना उसका डैमेज हुआ है उतना उसको मिल जाए। ये नहीं कि फायर इंश्योरेंस लेके आप जो वहां पर प्रॉफिट कमाने का जो है तरीका सोच रहे हैं कि 10 लाख का प्रॉपर्टी है, आपने 50 लाख का इंश्योरेंस करा लिया और 10 लाख की प्रॉपर्टी जली तो आपको 50 लाख मिल जाएगा, तो यहाँ तो आपको प्रॉफिट गेन करने का तरीका हो गया। नहीं, आपका 10 लाख का नुकसान हुआ तो आपको 10 लाख ही मिलेगा। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। तो फायर इंश्योरेंस में ये एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जितना नुकसान होगा, अगर आपने उतने तक का इंश्योरेंस लिया है तो आपको उतना मिलेगा। क्लियर? आपने ज्यादा का इंश्योरेंस लिया है, नुकसान कम का हुआ है, तो कम नुकसान ही आपको मिलेगा, कम अमाउंट ही आपको वहां पर पे किया जाएगा। तो ये होता है फायर इंश्योरेंस। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।